जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा कंप्लीट किए गए दुनिया के खतरनाक ऑपरेशन मिशनों में शुमार थंडर बोल्ट का, जिसे इजरायली सैन्य कमांडरों और वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद के द्वारा कंप्लीट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा जानने से पहले हम इस वीडियो के किरदारों से आपका परिचय करा देते। देखिए, इनका नाम है इति अमीन। इसका चेहरा देख रहे हैं आप। इंडिया में तो इसका शादी नहीं ही होने वाला है, लेकिन चूंकि ये एक सरकारी नौकरी वाला आदमी है, सेना में है चुकी है, इसलिए इसका हमको लगता है इसीलिए इसका शादी हो गया है, नहीं तो इसका शादी नहीं होने वाला था हमको लग रहा है। और ये इस वीडियो में खलनायक का रोल निभाने वाला है। अब आप इस दूसरे वीडियो को देखिए। एक है जो वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके भाई हैं योनातान नेतन्याहू, जिनके अंडर में एक पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ था। तो योनातान नेतन्याहू जो है वो इस पूरे ऑपरेशन में एक नायक का रोल निभाने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बात है 27 जून 1967 को, जब इजराइल की एक जहाज जो कि फ्लाइट 200 यात्रियों को लेकर के और इजराइल के एक शहर तेल अवीव से फ्रांस की राजधानी पेरिस जा रही थी, लेकिन उड़ान भरने के बाद हाईजैकरों द्वारा उस जहाज को हाईजैक कर लिया गया और उसे लेकर हाईजैकर लीबिया चले गए। लीबिया में जाकर उस जहाज को उन्होंने रिफ्यूलिंग किया और फिर उस जहाज को लेकर के युगांडा चले गए। अब देखिए आतंकवादियों की होशियारी यहाँ पे, वो चाहते तो उस जहाज को वहां पे रोक सकते थे लीबिया में, लेकिन चूंकि उनके अंडर डर था कि यदि लीबिया में रहेंगे तो लीबिया से जो इजराइल का दूरी है वो बहुत ही कम था, तो वहां पे इजराइल सैन्य कमांडो के द्वारा वहां पे सैन्य ऑपरेशन किया जा सकता है और अपने नागरिकों को छुड़ाया जा सकता है। इसीलिए उन हाईजैकरों ने उसे लेकर युगांडा चले गए, क्योंकि युगांडा से इजराइल की दूरी 4000 किलोमीटर दूर थी। इसी कारण वे यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस किए। और आतंकवादी ये भी सोच रहे थे, क्योंकि जो युगांडा के अगल बगल के देश थे वो भी इजराइल के दुश्मन थे, अतः वह जगह उनके लिए सुरक्षित थी, इसलिए वे उस जहाज को हाईजैक करके लेकर युगांडा चले गए। युगांडा से इजराइल की दूरी 4000 किलोमीटर दूर थी, इसीलिए वहां पे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे और वहां पे लेकर उस जहाज को चले गए। वहां का जो युगांडा का सैन्य शासन था उसका नाम था इति अमीन। आप इसको देख सकते हैं, इसी का नाम है इति अमीन। यह एक बहुत ही क्रूर शासक था वहां का। कई मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया जाता था कि यह नरभक्षी मानव था, यह मानव के मांस को खाता था, लेकिन कहीं भी प्रमाणित रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, जिसके कारण इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मांस खाता था। तो यह एक अफवाह भी हो सकती है चूंकि, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह एक नरभक्षी मानव था। यह वहां का एक बहुत ही क्रूर शासक था और वह वहां के आतंकवादियों को मदद कर रहा था, जो इजराइल के प्लेन को हाईजैक करके वहां पर लेके आए थे। उसे मदद करने के एक कारण यह था कि जो इति अमीन था कुछ समय पहले उसका इजराइल के साथ रिश्ता बेहतर था, लेकिन कुछ कूटनीतिक प्रभाव के कारण इजराइल से रिश्ता बहुत ही खराब हो गया उसका, जिसके बाद वो इजराइल से बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने उन आतंकवादियों की मदद की और उन्हें अपने देश में हाईजैक करके उस प्लेन को लाने की परमिशन भी दे दी थी। लेकिन वह परमिशन देता यहाँ तक तो ठीक था, उसने परमिशन ही नहीं दी। उन लोगों से जाकर मिला भी, जब वो हाईजैक प्लेन करके लाए तो उन आतंकवादियों से मिला भी और उन लोगों को अपने एयरपोर्ट पर, जहाँ की एंतबा एयरपोर्ट पर उन लोगों ने हाईजैक करके लेकर आया था युगांडा के एंतबा एयरपोर्ट पे, वहां उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की अपने सैन्य कर्मियों के द्वारा। और फिर वो वहां से जो अफ्रीकी संघ एकता संघ का बैठक होने वाला था उसमें वो भाग लेने के लिए विदेश यात्रा पर चला गया। हाईजैकर जो थे प्लेन को हाईजैक किए और उसे एंतबे एयरपोर्ट पर ले गए थे। वहां पर जब ये सुरक्षित रूप से पहुंच गए तो जो आतंकवादी उस प्लेन को हाईजैक करके ले गए थे उनकी संख्या 4 थी, लेकिन जो वहां पर उस प्लेन को हाईजैक करके ले गए तो वहां पे 5 आतंकवादी पहले से ही उनका वेट कर रहे थे, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह एक बहुत प्रीप्लान की गई घटना थी। जो 4 आतंकवादी प्लेन को हाईजैक किए थे उसमें जो 2 जर्मन के थे और 2 फिलिस्तीन के रहने वाले थे, जिससे आज की इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसी फिलिस्तीन के रहने वाले थे। तो जो 2 फिलिस्तीन थे उनका तो कॉन्फ्लिक्ट समझ में आता है इजराइल के साथ। आप सोचेंगे कि जर्मन लोग क्यों ऐसा काम कर रहे थे, तो जो जर्मन से यहूदियों का जो रिश्ता है आपको तो ज्ञात ही होगा कि हिटलर ने किस प्रकार से यहूदियों का नरसंहार किया था। तो वही दुश्मनी जर्मनों के मन में आज तक भरी पड़ी थी, जिसके कारण वो 2 जर्मन आतंकवादी भी उस समय इजराइल के विरुद्ध थे और वे आतंकवादी बन चुके थे। तो जब वो लोग वहां पे लेकर अपने हाईजैक प्लेन को पहुंच गए, उसके बाद इजराइल के साथ नेगोशिएट करने लगे। वे इजराइल से 5 मिलियन, सोचिए 1967 की बात है, वे 5 मिलियन यूएस डॉलर की डिमांड कर रहे थे। और वे इतना ही नहीं कर रहे थे, वे कह रहे थे कि जो 53 आतंकवादी उनके जेलों में बंद है उन्हें छोड़ा जाए।
लेकिन बात यह थी कि वैसे 53 वहां उनके आतंकवादी थे, उनको जो छोड़ने के लिए बोल रहे थे उनमें से 40 तो यहाँ बंद थे इजराइल की जेलों में, लेकिन जो 13 आतंकवादी थे वे अन्य देशों की कैदी बने हुए थे। लेकिन उनका नेगोशिएशन में उन्होंने कहा कि आप उन आतंकवादियों को छुड़ाकर मेरे हवाले कीजिए, तब जाके हम आपके नागरिकों को छोड़ेंगे। अब देखिए यह जो पॉइंट उन लोगों ने बोला, यहाँ से इजराइल को एक पॉइंट मिल गया उन लोगों के साथ नेगोशिएशन करने का। और फिर इजराइल ने उन लोगों से कहा कि देखिए हमें कुछ समय दीजिए, क्योंकि हमारे पास जो 40 बंदे थे उन्हें तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जो बाकी के 13 हमको अन्य देशों से छुड़ाना है, उसे छुड़ाने के लिए हमें 3-4 दिनों का टाइम चाहिए। तो फिर क्या था, आतंकवादियों ने उन्हें 1 जुलाई तक का टाइम दिया था अपने आतंकवादियों को छोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर उस डेट को बढ़ाकर 3 जुलाई तक कर दिया और कहा यदि 3 जुलाई तक आप हमारे आतंकवादियों को नहीं छोड़े तो फिर हम आपके एक एक नागरिकों को करके मारना शुरू कर देंगे। लेकिन देखिए आतंकवादी होशियारी लगा रहे थे। उन्होंने क्या किया कि उस एयरपोर्ट में केवल इजरायली नागरिक तो थे नहीं, अन्य देशों के भी नागरिक थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो वहां के इजरायली नागरिक उस प्लेन में थे उन सबको बंदी बनाया और टेंटवे एयरपोर्ट का जो रनवे था उससे दूर 2 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग बनी हुई थी, वहां जाकर उन बंदियों को बंद कर दिया, उन इजरायली नागरिकों को बंदी बना दिया और जो अन्य देश के नागरिकों को था उन्होंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि सभी देशों के नागरिकों को वो बंदी बनाकर रखेंगे तो जो अन्य देशों के नागरिक हैं वो देश भी इजराइल की मदद करेंगे और सैन्य कार्रवाई कर सकते, जिसके कारण उन्होंने केवल इजरायली बंदियों को ही, इजरायली नागरिकों को ही बंदी बनाया। इस प्रकार उन्होंने होशियारी तो दिखाई, लेकिन यह होशियारी ही उन पर भारी पड़ गई। बात क्या था, जो नागरिक, जो दूसरे देश के नागरिक थे जो यहाँ से गए, अब तो इजराइल को टाइम मिल गया था, तो जब उन्होंने आतंकवादियों ने उनको छोड़ा तो वे लोग जब गए तो इजरायली अफसर और वहां के जो भी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले लोग, उन्होंने इन नागरिकों से मुलाकात की और क्या किया, इन लोगों से इनपुट कलेक्ट किया अपने पास कि वहां की स्थिति कैसी है, कितने आतंकवादी हैं, लोगों को बंदी बनाकर कहां पे रखा गया है, ये सारी जानकारी इनपुट उन लोगों से इजराइल के द्वारा ले लिया गया। और फिर एक और प्लस पॉइंट इजराइल के लिए यह था कि जो एंटेबे एयरपोर्ट था उसके मॉडिफिकेशन कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो इजराइल के ही कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसके कारण उस इजराइल की कंपनी के पास उस एयरपोर्ट का पूरा नक्शा था वहां पे। तो इजराइल ने उस कंपनी से नक्शा को अपने पास मंगा लिया। अब क्या था, अब तो इजराइल के पास पूरा का पूरा वहां का पूरा जियोग्राफिकली जो भी था वो आ चुका था। तो अब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 4 जुलाई को जो उन्होंने डेट दिया था उससे ठीक एक दिन पहले 3 जुलाई को सैन्य कार्रवाई करने का प्लान बनाता है, और वही रात के समय में, क्योंकि रात के समय में तो सारे सुरक्षा कर्मी अधिकतर सो रहे होते हैं। एयरपोर्ट की सुरक्षा 1967 के समय में इतनी रात को होती नहीं थी, और वो भी इतना चालू एयरपोर्ट था नहीं कि वो चल रहा हो उतना ज्यादा, जैसे हम लोग का मुंबई दिल्ली का है। इस कारण वहां की सुरक्षा इतनी ज्यादा थी नहीं, आतंकवादियों के कारण इतनी अमीन ने वहां पे सुरक्षा बढ़ाई थी, लेकिन रात के समय उतनी सुरक्षा रहती नहीं थी वहां पे। जिसका फायदा इजरायली मोसाद ने उठाया और उन्होंने प्लान करके 3 जुलाई को, देखिए घटना तो हुआ था 27 जून 1967 को, इजरायली वहां के इजरायली नागरिकों को बंदी बनाया और उन्होंने 4 जुलाई तक टाइम दिया था उन लोगों के लिए। अब क्या किया, मोसाद ने 3 जून को हमले का प्लान बनाया और उन्होंने अपने 5 लड़ाकू जहाजों को रवाना कर दिया, जिसमें से 3 जहाजों में केवल कमांडो भरे हुए थे। आप देख सकते हैं जो आगे के 3 जहाज हैं इनमें तो केवल कमांडो भरे हुए थे और स्नाइपर्स भरे हुए थे इजरायली। बाकी एक जहाज को खाली भेजा गया था वहां, ताकि जो नागरिक वहां पे बंदी बनाए गए हैं उनको लेकर रिटर्न इजराइल भी तो आना था, तो जगह तो चाहिए ना उन्हें लाने के लिए, तो इसलिए एक प्लेन को खाली भेजा गया था वहां पे, और बाकी जो एक प्लेन था उसमें मेडिकल इक्विपमेंट भेजा गया था, ताकि वहां पे वार के समय में जो भी घायल नागरिक हो या फिर जो घायल सैनिक हो उनको तुरंत वहां पे मेडिकल सुविधा की जाए, क्योंकि अब वहां पे उन लोगों को तो अस्पताल में ले जाएंगे नहीं, क्योंकि अस्पताल में लेकर भर्ती रहेंगे तब तक कोई पीएम ना आ जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा काम। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, मेडिकल इक्विपमेंट एक जहाज में रखकर भेजा था। अब देखिए यहाँ पर उनकी मदद केन्या ने भी की थी, इजराइल की मदद यहाँ पे केन्या ने, उन्होंने क्या किया, जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम वाला जहाज था उसको उन्होंने रिफ्यूल के लिए वहां पे जगह दे दी, और बाकी जो 5 जहाज इजराइल में भेजे थे उसे हवा में ही रिफ्यूल कर दिया गया। आपको तो हवा के रिफ्यूलिंग सिस्टम के बारे में पता होगा, हवा में ऐसे रिफ्यूल किया जाता है जहाज को, देखिए इस प्रकार से हवा जहाजों को रिफ्यूल किया जाता है। तो बाकी जहाजों को हवा में ही रिफ्यूल कर दिया गया, क्योंकि उस समय जो जहाज थे इतने उन्नत किस्म के नहीं थे कि 4000 किलोमीटर आएंगे और 4000 किलोमीटर जाएंगे, टोटल 8000 किलोमीटर से भी अधिक का यात्रा हो जाएगा उनका। तो इतने ज्यादा समय तक उड़ान भर चुके बिना रिफ्यूलिंग के ऐसा पॉसिबल नहीं था उस समय में। आजकल तो खैर बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई है और फिर उतनी ज्यादा रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ नहीं रही है, जो पड़ रही है तो आकाश में कर दिया जा रहा है उनका रिफ्यूलिंग।
तो आकाश में रिफ्यूलिंग का सिस्टम इसमें भी था, जिससे उनको आकाश में रिफ्यूलिंग कर दिया गया। और बाकी जो जहाज थे वो आए यहाँ पे। अब क्या था, इजरायली मोसाद ने यहाँ पर एक और होशियारी किया था। जो इती अमीन था वो जिस कलर के जहाज से विदेश यात्रा से आता था और अपने वहां उतरता था, ठीक उसी प्रकार का एक जहाज भेजा था। और उसमें ठीक उसी प्रकार की एक काली मर्सिडीज गाड़ी भेजी थी, जिससे इती अमीन उसमें से निकलता था। ठीक उसी प्रकार एक कमांडो को भेजा गया था, जो इती अमीन जहां बैठता था वहीं बैठा था उस गाड़ी में। ऐसे सेम सेम वैसे ही एकदम पूरा प्रॉपर प्लान के तरीके से वैसा ही सब कुछ चल रहा था। एक प्लेन उस एयरपोर्ट पे उतरा, और ठीक जैसे इती अमीन की गाड़ियां पूरी निकलती हैं, वैसे ही इजरायली कमांडो सबकी भी गाड़ियां निकली उसमें से। लेकिन इजरायली मोसाद से यहाँ एक गलती हो गई थी। दरअसल कुछ दिन पहले ही इती अमीन ने उस ब्लैक मर्सिडीज को बदल करके एक व्हाइट कलर की गाड़ी ले ली थी, जो इजरायली मोसाद को पता नहीं था। अब क्या हुआ, वहां की एक सुरक्षा कर्मी को उन पर शक हो गया और उसने अपना रिवॉल्वर तान दिया इनके ऊपर। अब क्या था, इजरायली कमांडो तो खाली गए नहीं थे, उन्होंने उसे शूट कर दिया। और फिर क्या था, जब शक हुआ वहां के सुरक्षा कर्मियों को, तो उन्होंने जो रनवे की लाइट होती है उसे बंद कर दी। अब क्योंकि रात में इन लोगों को उतरना था, रात को 1-2 बजे लोग एंटली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तो अब क्या था, उन्होंने उस एयरपोर्ट की जो रनवे की लाइट थी उसे ऑफ कर दिया। अब क्या होता है, देखिए इस प्रकार रनवे का लाइट होता है जो कि रात में प्लेन सबको उतरने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यदि इसे बंद कर दिया जाए तो रनवे पर उतरना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मोसाद ने उन्हें इसका भी ट्रेनिंग देकर भेजा था और इसका भी इक्विपमेंट देकर भेजा था। उसने क्या किया था मोसाद ने, उसे तो पता था कि यदि उन्हें शक होगा तो वो लोग रनवे की लाइट बंद कर देंगे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए उसने अपने कमांडो सबको एक बहुत ही पावरफुल टार्च दिया था, जिसे क्या था कि वो लोग उसे रनवे पर जला दे, और जो बाकी के जहाज है उसे उन्होंने उतार दिया, उसे जलाकर टार्च की सहायता से। अब जब बाकी जहाज उतरे तो उसमें से 3 प्लेनों में जो कमांडो और स्नाइपर्स भर के आए थे वो रात में उतरे, और वहां पे सारे सुरक्षा कर्मियों पर मौत की तरह यमराज बनकर टूट पड़े, और उन्होंने सारे सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। सारे सुरक्षा कर्मियों को मारने के बाद उस एंटबे एयरपोर्ट पर पूरी तरह से इजराइल का कब्जा हो गया था। अब क्या था, इजरायली कमांडो वहां से उस बिल्डिंग में गए जहां से इजरायलियों को बंदी बनाया गया था। उस 2 किलोमीटर की यात्रा तय कर उस जाकर उस बिल्डिंग में और उन आतंकवादियों को भी मारा जिन्होंने उसे बंदी बनाया था। और फिर वहां जब फायरिंग चल रहे थे तो वहां सब लोगों में हड़बड़ी मच गई। लेकिन तभी जो इजराइल की भाषा हिब्रू है, उस भाषा में वहां के कमांडो ने, जो इजरायली कमांडो गए थे, उन्होंने वहां के लोगों से कहा, जो भी इजरायली नागरिक है वहां पे बैठ जाए, हम लोग इजराइल से आए हुए कमांडो हैं आपको सुरक्षा के लिए। अब क्या था, वो लोग बैठ गए, लेकिन फिर भी गोलियां चलेगी तो कुछ लोगों ने भागने जैसा काम किया, जिसके कारण उनको गोली लगने से मृत्यु भी हुई थी। इस पूरे घटना में 4 लोगों की मृत्यु हुई थी और बाकी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। मात्र 100 मिनट के अंदर, 100 मिनट के इस ऑपरेशन में उन्होंने अपने नागरिकों को बचाया और उसे लेकर फिर वो उड़ान भर गए। ये जो पूरा ऑपरेशन था, वो जो इस समय वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनके भाई योनातान नेतन्याहू के नेतृत्व में सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा था। तो जो योनातान नेतन्याहू चूंकि लीड कर रहे थे, और हमारे वहां की सेना में भी ये नियम है कि जो कमांडो या जो व्यक्ति लीड करता है अपने सेना को, वो सबसे आगे खड़ा रहता है और सबको सुरक्षित करने के बाद वो अंत में जाता है। क्योंकि क्या रहता है, सबसे पहले देश को सुरक्षित करना है, उसके बाद लीडर के लिए क्या क्वालिटी होती है, सबसे पहले देश को बचाना है, उसके बाद अपने नागरिकों को बचाना है, उसके बाद अपने साथियों को बचाना है, फिर सबसे अंत में अपने आप को बचाना है। तो इस प्रकार से एक लीडर का एक क्वालिटी होता है, जिसे योनातान नेतन्याहू ने बखूबी निभाया। उन्होंने पहले सारे अपने बंदियों को छुड़ाया, उन्हें सेव किया, फिर अपने सारे सैनिकों को सेव किया। जब वो अंतिम में जा रहे थे उस समय तक वे क्रॉस फायरिंग के चलते घायल हो गए थे और इजराइल जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई थी। वे इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल के तरफ से मरे हुए, शहीद हुए एकमात्र कमांडो थे। बाकी 4 नागरिकों की मृत्यु हुई थी इस पूरे घटना में। लेकिन इतना ही नहीं था, वहां पर इतने ऑपरेशन के बावजूद भी एक वृद्ध इजरायली नागरिक वहां पर छूट गई थी। इसका कारण यह था कि जब ये लोग उस बिल्डिंग में गए थे उन लोगों को छुड़ाने के लिए, तो उस समय महिला वो उस बिल्डिंग में थी नहीं, उसका तबीयत बहुत खराब था, जिसके कारण वो एक दूर के अस्पताल में भर्ती की गई थी वहां पे। तो बाकी लोगों को तो लोग छुड़ा के लेकर चले और वृद्ध महिला वहीं पर छूट गई। हमको लगता है अगर तो पता चलता है इन लोगों को कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही अस्पताल में उस वृद्ध महिला है, तो एक कमांडो वहां पे भी उस नागरिक को भी छुड़ा कर लाते। क्योंकि जो इजरायली लोग हैं, वो इजरायली सरकार है, इजरायली सेना है, वो अपने नागरिकों को बहुत महत्व देती है। तो एक नागरिक तो अब छूट गया, उसके लिए तो जाया जा नहीं सकता था। बाकी नागरिकों को लेकर ये लोग इजराइल चले आए, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं।
बाद में जब इति अमीन वापस अपनी विदेश यात्रा से यहाँ आया उतरा, तो उसे जब ये बात पता चली तो वह गुस्से में गया और उस वृद्ध इजरायली नागरिक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी। कर भी क्या कर सकता था, क्योंकि रिसियानी दिल्ली खंबा नौ से, अभी इससे अधिक तो कुछ कर नहीं सकता था। बाकी लोगों को छुड़ाकर तो इजराइल लेकर चला गया था। अब वो गुस्से से पागल हो गया था, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता था इसके अलावा। लेकिन इजराइल सिर्फ यही नहीं रुका, वो इसके मास्टरमाइंड को भी खत्म करने के चक्कर में लग गया। और जो इस पूरे हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था वो सऊदी अरबिया में रहता था। कुछ दिनों बाद यह एक न्यूज आई अचानक से कि वह जहर के खाने की वजह से मर गया, ऐसा रिपोर्ट आई थी। लेकिन इजराइल ने इसकी जिम्मेदारी कभी अपने ऊपर नहीं ली कि उसने उसको मारा है। इजराइल कभी इसका जिम्मेदारी नहीं लेता, इसलिए तो उसे सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। इस सारा ऑपरेशन एक थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता था और जाना जाता है, और पूरे भविष्य में भी जाना जाता रहेगा। तो इस प्रकार इजराइल का यह ऑपरेशन थंडरबोल्ट कंप्लीट हुआ। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, अभी जो फिलिस्तीन वालों ने जाकर इजराइल में घुसकर इजराइल के नागरिकों को मारा और बंदी बनाया, तो क्या इजराइल उन लोगों को छोड़ देगा? जब उसने प्लेन हाईजैक करने वालों को नहीं छोड़ा, उसके मास्टरमाइंड को नहीं छोड़ा, 4000 किलोमीटर दूर जाकर अपने सैन्य कमांडो को भेजकर कार्रवाई करके उनको सुरक्षित अपने देश ले आया, तो फिर तो ये बगल के पड़ोसी हैं, इनसे तो पूरी सेना भेजकर निपट रहा है इस समय। तो इस प्रकार हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।